सालों से हो रही ओपीएस की मांग और एनपीएस के विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार लेकर आई एक नई स्कीम यूपीएस, जो कि बैठा रही है एनपीएस और ओपीएस में तालमेल। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और विभिन्न राज्यों के जो कर्मचारी हैं वो अभी भी संशय में है कि क्या चुना जाए, एनपीएस या यूपीएस, क्योंकि सरकार ने दोनों ही जो विकल्प हैं वो रखे हैं खुले। आखिर क्या जरूरत पड़ी सरकार को यूपीएस लाने की, एनपीएस में क्या कमियां थी, ओपीएस क्यों चाहिए कर्मचारियों को, ओपीएस के फायदे क्या थे, एनपीएस के क्या नुकसान, ये सारी जानकारी जो आपको चाहिए वो आज हमारे इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी मिलेगी। वीडियो पूरा देखिएगा। मैं प्रणवदीप डीप विजन में आपका स्वागत करता हूं और अपने इस पहले वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक स्कीम के बारे में जो कि है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे लेकर बहुत से कर्मचारियों के मन में सवाल है कि क्या सैलरी से पैसा कटेगा, पेंशन कितनी बनेगी, और सरकार ने जो दो विकल्प चुने हैं एनपीएस और यूपीएस, उनमें से क्या चुना जाए। तो चर्चा करते हैं। देखिए, तीन विकल्प है हमारे पास, यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस। हालांकि विकल्प के रूप में तो नहीं, पर पेंशन की जो स्कीम है जो भारत सरकार में चल रही है वो ये तीन स्कीम है। केंद्र सरकार एनपीएस और यूपीएस लेके बैठी है और कुछ राज्यों में ओपीएस है। कुछ राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम चला रहे हैं। कौन से राज्य हैं वो, उस पर चर्चा करेंगे। अभी यूपीएस जो है वो लागू हो रही है और इसका फायदा जो मिलेगा वो मिलेगा 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको। राज्य सरकारों के पास विकल्प खुला है, वो चाहे तो यूपीएस अपना सकती है, और अगर राज्य सरकारें यूपीएस अपनाती है तो 90 लाख कर्मचारी जो हैं वो इसके दायरे में आ जाएंगे। और रही बात ओपीएस की, तो अभी भारत में 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ओपीएस लागू है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2022 में हिमाचल प्रदेश में, 2023 में हिमाचल प्रदेश, 22 में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो है ओपीएस लागू किया था, और आम आदमी पार्टी ने 2022 में पंजाब में जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई। तब से अन्य सारे राज्यों में भी ओपीएस की मांग हो रही है और केंद्र पर लगातार इसका दबाव बनता जा रहा है कि एनपीएस को हटाया जाए और ओपीएस को बहाल किया जाए। अब देखते हैं यूपीएस है क्या। अब ये जो दबाव था, जिस दबाव में सरकार को क्या करना पड़ा, कुछ बदलाव करना पड़ा। इस दबाव के मद्देनजर एनपीएस में सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में। टीवी सोमनाथन को एनपीएस में सुधार के लिए अनुशंसाएं देनी थी। उन अनुशंसाओं को कैबिनेट की जो मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी उसमें एनपीएस में सुधार ना करके एक अलग ही स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू हो जाएगी। अगर कोई राज्य सरकार अगर पहले इसको शुरू कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी यूपीएस लागू हो जाएगा। पेंशन स्कीम है क्या? जो एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो बनी है, इस पेंशन योजना में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं वो समझते हैं, जिसे लेकर बहुत से कर्मचारी संशय में हैं, जिनको पता ही नहीं चल रहा भाई साहब यूपीएस है क्या। यूपीएस में कह रहा हूं पेंशन मिल जाएगी, पर मिलेगी क्या, कितनी और कैसे, वो सारी चीज हम देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या कर लिया, एक एश्योर्ड पेंशन कर ली, सुरक्षित पेंशन। एनपीएस में ये नहीं था। एनपीएस में भाई साहब ये पता नहीं था रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। यूपीएस में फिक्स हो गया। ये कितनी होगी, ये होगी आपकी जो सेवानिवृत्ति वाला है, जब रिटायरमेंट का जो साल है, रिटायरमेंट के साल के जो लास्ट के 12 महीने, लास्ट 12 महीनों की जो सैलरी है, इस सैलरी, औसत मूल वेतन का, सैलरी का मतलब जब भी मैं अगर सैलरी टर्म काम में ले रहा हूं, मतलब मैं जिक्र कर रहा हूं बेसिक प्लस डीए का, ठीक है। जो आपका महंगाई भत्ता है वो बेसिक प्लस डीए का जो 50% है वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। फिर आप कहोगे सर ये तो ओपीएस में भी था, है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम में भी ऐसा ही था। यहां पर फर्क है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या हुआ करता था, ओपीएस जो थी उसमें केवल लास्ट सैलरी, भाई लास्ट महीने में जो सैलरी मिल रही थी उसका 50%। जैसे एक व्यक्ति है जिसके लास्ट महीने की सैलरी बन रही है 80,000 रुपए,
देखो मैं फिर कह रहा हूं, सैलरी जब मैं टर्म काम में ले रहा हूं तो सैलरी का मेरा तात्पर्य बेसिक प्लस डीए का है। 80,000 बन रही है तो इसका 50% यानी 40,000 जो है वो क्या बनती है, पेंशन बन जाती है। इसमें क्या है कि लास्ट के 12 महीने जो है, देखो व्यक्ति की जो सैलरी है वो हर 6 महीने में उसमें डीए का इंक्रीमेंट होता है, तो लास्ट सैलरी और लास्ट 12 महीनों की सैलरी में थोड़ा सा फर्क होता है। तो लास्ट 12 महीनों की जो सैलरी होगी उसका औसत और इसका 50% जो है वो क्या बनेगा, पेंशन बनेगा। अब कहोगे हालांकि इसमें फर्क ज्यादा नहीं आना है। फर्क कहां पर आएगा, फर्क उनके लिए आता है कि जो रिटायरमेंट होने वाले हैं और लास्ट के 2 महीने और 3 महीनों में वो प्रमोशन लेके हायर पोस्ट पे चले जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी 44,000 रुपए है, ठीक है, और 3 महीने पहले ही उसका प्रमोशन हो गया और उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो गई, 60,000 रुपए। तो ओपीएस के हिसाब से उसकी पेंशन कितनी बन जाती, 30,000 रुपए। लेकिन यूपीएस के हिसाब से पेंशन 30,000 नहीं बनेगी। अब क्या बनेगी, ये तो 9 महीने के लिए तो 44,000 के हिसाब से और 3 महीने 60,000 के हिसाब से। इनका जो औसत बनेगा उस औसत का 50% बनाया जाएगा, जो कि 30,000 से नो डाउट थोड़ा सा कम होगा, 27,000 28,000 के आसपास जो है वो पेंशन बनेगी। फर्क समझ में आ गया। फिर फैमिली पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन एनपीएस में इसका जिक्र नहीं था, ठीक है। एनपीएस में क्या कहा गया था कि भाई जब व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो एनपीएस अमाउंट, एनपीएस फंड में जो पैसा है वो क्या किया था, उसके नॉमिनी को दे दिया जाता था। पेंशन का प्रावधान नहीं था। अब भाई साहब सरकारी नौकरी कर किस लिए रही है, इसलिए तो करे ना कि फैमिली सुरक्षित रहे। अब फैमिली सिक्योर नहीं है हमारी, हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर सरकारी करो या प्राइवेट करो क्या ही फर्क पड़ना है, एक ही तो बात है ना। तो यहां पर फैमिली पेंशन इंट्रोड्यूस की गई। फैमिली पेंशन क्या है, ठीक है, इन दो चीजों पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं पूरी डिटेल में। एक तो फैमिली पेंशन और एक मिनिमम पेंशन, ये दो प्रावधान आए थे, इनको अभी आगे पूरा डिटेल में करेंगे एनपीएस से तुलना करते हुए। तीसरा था एक महंगाई सूचकांक, यानी जो यहां पर महंगाई भत्ता था उसी को बदल दिया गया और ये महंगाई राहत के रूप में अब हमें प्रस्तुत होगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रेच्युटी, कि जब ओपीएस में क्या था, जब रिटायर होता था तो व्यक्ति रिटायरमेंट के समय उसको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता था, है ना, जिसकी सीमा कोई 20 लाख रुपए के आसपास हुआ करती थी। तो यहां पे ग्रेच्युटी के तो एकदम फिक्स कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन एक लमसम अमाउंट के रूप में जो है एक मुश्त भुगतान जो है, लमसम अमाउंट जो है वो जनरेट किया जाएगा। ये लमसम अमाउंट कैसा होगा, ये आपके हर 6 महीने की बेसिक प्लस डीए का 10% होगा। जैसे एक व्यक्ति है जो कि 10 साल 3 महीने की सर्विस कर रहा है, ठीक है, तो हर 6 महीने बाद जनरेट हो रहा है, तो इन 3 महीनों का नहीं होगा, इन 10 साल का जो बेसिक और डीए है, 10 साल का उसकी सैलरी का बेसिक प्लस जो डीए है उसका 10% जो है वो इस लमसम अमाउंट में होगा, जो कि रिटायरमेंट के समय एक साथ उसको मिलेगा। कि रिटायरमेंट के समय एक बड़ी अमाउंट मिलती थी, वो एक लमसम अमाउंट यहां पर मिलने लग जाएगी। एनपीएस का विरोध क्यों, क्या खामियां थी जिसके लिए जो है बड़े लंबे समय से जो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। भाई साहब दामाद चाहिए तो सरकारी नौकरी वाला, है ना, बेटी ब्यानी है तो किसके, जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो। क्यों क्यों भाई, पैसा तो प्राइवेट में भी मिल रहा है और गवर्नमेंट से ज्यादा मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या था, एक सिक्योरिटी थी कि अगर भगवान ना चाहे व्यक्ति की अगर असामयिक मृत्यु हो गई तो पीछे फैमिली सुरक्षित है। बुढ़ापे में है, बच्चे अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो बुढ़ापे में उनको इतनी पेंशन मिल रही है कि वो अपना गुजारा अच्छे से कर लेंगे। लेकिन भाई साहब एनपीएस में तो आपने ये दोनों ही चीजें हटा दी, ना आप हमें पेंशन दे रहे हो और ना ही ये कर रहे हो कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो हमें पेंशन मिलेगी या फिर हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जब परिवार ही सुरक्षित नहीं, हमारा बुढ़ापा ही सुरक्षित नहीं, तो काहे की पेंशन। ये तो एनपीएस जो है वो केवल एक क्या था, मजाक था कर्मचारियों के साथ। तो इसका विरोध होना लाजमी था कि इसे हटाओ और वापस क्या है, या तो ओपीएस लाओ या फिर इसे बदलो, बट हमें क्या करो, एक सुरक्षित पेंशन दो आप। तो मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं कि क्यों एनपीएस हटा के ओपीएस की मांग की जा रही थी, ठीक है। ओपीएस में क्या था भाई, ओपीएस में कर्मचारी को कोई रुपया नहीं देना था,
उसके फंड में कोई पेंशन फंड में कोई पैसा नहीं डालना था। जबकि न्यू पेंशन स्कीम में जो पेंशन फंड बन रहा था, उस पेंशन फंड में कर्मचारी जो है वो अपने बेसिक प्लस डीए का 10% इंक्लूड कर रहा था, और सरकार जो है वो इसमें 14% इंक्लूड कर रही थी। जैसे मान लिया एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी 40,000 है, ठीक है, तो कर्मचारी कितना डालेगा? 4,000। सरकार कितना डालेगी? 5600 रुपए, और ये मिला के जो 9,600 रुपए बना, ये जाएगा पेंशन फंड में। इस पेंशन फंड को इन्वेस्ट किया जाता था शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट में कुल 9 अलग अलग फंड मार्केट्स बना रखे थे जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता था। कर्मचारी चाहे तो अपनी सुविधा से, अपने हिसाब से वो उसको इन्वेस्ट कर सकता था, और उस समय जो फाइनल रिटर्न मिलता था उसके हिसाब से उसकी पेंशन जनरेट होती थी, जो कि इतने बड़े रिस्क के बाद भी यहां पर जो रिटर्न है वो 15% से अधिक नहीं मिलता था। अच्छा, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बुढ़ापा रिस्क पे ले रहे हैं, और आप जो है लास्ट में ना तो कोई ढंग का रिटर्न दे रहे हो, और उसमें भी सिक्योर नहीं हो कि पेंशन कितनी मिलेगी। आप कह रहे हो कि अगर शेयर मार्केट डाउन हुआ तो बुढ़ापा खराब है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लास्ट सैलरी की 50% जो है पेंशन बननी थी, प्लस एक ग्रेचुइटी अमाउंट होता था लास्ट में, जो रिटायरमेंट जिसकी सीमा 20 लाख तक रहती थी। आप चाहो तो जीपीएफ में से जब चाहो पैसा निकाल सकते थे। यहां पर पेंशन फंड में से अगर आपने पहले पैसा निकाल दिया तो सैलरी जो है वो उसी अनुपात में डाउन हो जाती है। यहां पे जीपीएफ में से पैसा निकालने से पेंशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो वैसे फर्क तो है ही है, बहुत फर्क है। अब एक चीज और यहां पर समझते हैं, सरकार का पक्ष भी समझते हैं कि भाई क्या जरूरत पड़ी सरकार को, भी इतनी बढ़िया स्कीम थी, हटा क्यों रहे हो भाई, कर्मचारियों का भला होने दो, है ना, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया है। तो हुआ क्या कि 2004 में जब गवर्नमेंट आई अपने वाजपेयी साहब की, तो वाजपेयी साहब की सरकार ने एक सर्वे किया, और वहां पर देखा कि ये जो पेंशन फंड का पैसा जा रहा है, इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत अधिक पड़ रहा है। इवन आरबीआई ने भी ओपीएस को जो है आर्थिक दिवालियापन के आगा है। जो योजना आयोग के पूर्वाध्यक्ष रह चुके हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उन्होंने भी ओपीएस के अगेंस्ट में जो है स्टेटमेंट दिया है कि भी ओपीएस को समाप्त करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि सरकार के जो भी खर्च होते हैं वो दो तरह के हैं, एक तो योजनागत प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और एक होता है गैर योजनागत अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, है ना। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवे, पुल, ब्रिज, जो अवसंरचना निर्माण में काम आ रहा है वो योजनागत है, और गैर योजनागत में आएंगे आपके सैलरी, पेंशन, ब्याज अदायगी, जिसके कारण कुछ नया नहीं बन रहा है ना। तो डेवलपमेंट पे पैसा ज्यादा खर्च हो, इसके लिए यह जरूरी था कि गैर योजनागत वाला जो व्यय है वो कम हो, और इस व्यय में कमी करने के लिए ही ओपीएस को बंद किया गया था, और एक ऐसी स्कीम लाई जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ कम हो, ठीक है। लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं थे। कर्मचारी ने कहा भाई साहब, हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, आप ये बात कर रहे हो, अच्छी बात, हम समझ रहे हैं, हम भी चाहते हैं देश का विकास हो, लेकिन ये तो नहीं है ना कभी, हाँ ठीक है, हमारा बुढ़ापा खराब हो जाए, हम भी तो ये चाहते हैं ना हमारा बुढ़ापा सिक्योर हो। तो सरकार ने क्या किया कि भाई ऐसी एक स्कीम लाई जो कि क्या हो, जिसमें एनपीएस और ओपीएस का तालमेल बैठाया जा सके। ओपीएस की भी चीजें ले ली, एनपीएस भी ले ली, कर्मचारी का भविष्य भी सुरक्षित हो, सरकार पर आर्थिक बोझ भी ज्यादा ना हो। तो अब देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो एनपीएस और ओपीएस में तालमेल बैठा रही है। तो 3 चीजें ऐसी हैं जो क्या है, एनपीएस में भी है और यूपीएस में भी है। पहला, कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% हिस्सा कटवा आता है एनपीएस में। यूपीएस में भी एक पेंशन फंड बनेगा जिसमें कर्मचारी के सैलरी से 10% होगा। दूसरा पॉइंट कि हर 3 साल में सरकार अपनी हिस्सेदारी में जो है वो बदलाव कर सकती है। अभी हमने पढ़ा ना यहां पे कि जो पेंशन फंड में कर्मचारी 10% डालता है, सरकार 14% डालती है। जब एनपीएस की शुरू हुई थी तो शुरुआत में जो सरकार की हिस्सेदारी थी वो 10% ही थी, फिर बाद में ये हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई, 14% हो गई थी। और सरकार चाहती है तो हर 3 साल बाद समीक्षा करके इस हिस्सेदारी को बढ़ा सकती है, लेकिन ये जो हिस्सेदारी है ये हमेशा फिक्स ही रहेगी। ये एनपीएस में भी प्रावधान था और ये प्रावधान यूपीएस में भी है।
तीसरा मेडिकल रीएम्बर्समेंट, यानी चोट लगने पर, बीमारी होने पर जो आपका पैसा खर्च होता था, जो सरकार पुनर्भुगतान कर देती थी, यह व्यवस्था एनपीएस और यूपीएस दोनों में सिमिलर रही है। ये तीन चीजें दोनों में सेम है। अब मेन तो मुद्दा ओपीएस का था कि ओपीएस लाओ, तो सरकार ओपीएस में नहीं लाई और ओपीएस की दो महत्वपूर्ण चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो यूपीएस में इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई एनपीएस में क्या था, यही था ना, आप हमें बताओ रिटायर होऊंगा तो पेंशन कितनी बनेगी, पैसा कितना मिलेगा, वो नहीं पता था। वो यूपीएस में अब फिक्स कर दिया है कि लास्ट की सैलरी जो है उसके 12 महीनों का 50% जो है वो क्या बनेगा, पेंशन। अभी हमने पहले चर्चा कर ली थी डिटेल। और दूसरा एक जो लमसम अमाउंट है, ये लमसम अमाउंट आपको मिलेगा जो ग्रेजुएटी मिला करती थी, है ना। भी रिटायर हो गए तो रिटायर के समय एक तो एक बड़ा अमाउंट आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा, दूसरा आप रिटायरमेंट के समय जो पेंशन बननी है वो पेंशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, दो चीजें ओपीएस की थी। फिर था भी कुछ नया भी इंट्रोड्यूस किया है क्या, कि जो एनपीएस में भी नहीं था और ओपीएस में भी नहीं था और यूपीएस में नया है। तो तीन बातें ऐसी है जो नई है। वो ये है कि एनपीएस में क्या था, गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट कर रही थी। यूपीएस में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है, सरकार का जो योगदान है, हिस्सेदारी है, वो 14% से बढ़कर कितनी हो गई, 18.5%। यानी यूपीएस का जो पेंशन फंड है उसमें गवर्नमेंट यूपीएस पेंशन फंड में, यूपीएस पेंशन फंड जो है उसमें कर्मचारी की जो हिस्सेदारी है वो तो 10% ही है, लेकिन सरकार की हिस्सेदारी क्या हो जाएगी, सरकार इसमें करेगी 18.5% का कंट्रीब्यूशन करेगी। फिर फैमिली पेंशन, ठीक है, मैंने अभी पहले कहा था इसको थोड़ा आगे चर्चा में करेंगे, अब करते हैं। देखो फैमिली पेंशन क्या है। फैमिली पेंशन ये था कि भाई एनपीएस में क्या था कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी ना, व्यक्ति की मृत्यु के बाद ये उसकी फैमिली को पेंशन का कोई जिक्र नहीं था। ये था कि उसके एनपीएस अमाउंट में जो पैसा था उसके नॉमिनी को मिल जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका सैलरी 50,000 है और अभी उसकी एज है 50 ईयर्स, ठीक है, सैलरी मतलब बेसिक प्लस डी। अब अगर 50 साल की उम्र में उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली पेंशन कितनी बनेगी वो देखें। वो ऐसे जनरेट होगा कि मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति इस आयु में अगर रिटायर हो जाता तो यहां पर उसकी पेंशन कितनी बनती, इसका 50%। यानी इस उम्र में अगर वो रिटायर होता, जिस उम्र में व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस उम्र में अगर वो रिटायर होता तो उसकी पेंशन कितनी बनती, 25%। तो उस व्यक्ति की पेंशन का 60% ये फैमिली पेंशन होगा 15,000 रुपए, ये बनेगी फैमिली पेंशन। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज है कि 60% क्या बेसिक प्लस डीए का 60% नहीं है, ये पेंशन का 60% है। यानी जिस उम्र में व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस उम्र में यदि व्यक्ति रिटायर होता है तो उस समय उसको जो पेंशन बन सकती है उस पेंशन का 60% फैमिली पेंशन है। फिर एक मिनिमम पेंशन का प्रावधान रखा है। मिनिमम पेंशन का प्रावधान क्या है, देखो ये जो पेंशन थी, पेंशन के लिए जो 50% पेंशन वाला है उसमें एक क्राइटेरिया बना दिया कि व्यक्ति को 25 साल की जो सर्विस है वो करनी पड़ेगी, तब जो है वो लास्ट के जो 12 मंथ का जो सैलरी है उसका जो औसत है उसका 50% पेंशन मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये कितनी हुआ करती थी बताएं, वीआरएस कितने साल में मिलता था, 20 साल में मिलता था ना, कि सब 20 साल जॉब कर लिया आपको तो अब आप क्या करते हो, वीआरएस ले सकते हो, मतलब आपकी पेंशन पक गई है। यूपीएस के लिए ये कितनी है, 25 साल, 25 साल सर्विस करोगे तो आपकी पेंशन पक गई, अब आप वीआरएस भी ले सकते हो और पेंशन उठा सकते हो। ठीक है, अब कह रहे हो साहब अगर 25 साल पूरे नहीं हुए, जैसे मान लिया जो एक्स सर्विसमैन है जो कि 10-12 साल की सर्विस कर पाता है, या राजस्थान गवर्नमेंट जैसे जिन्होंने 40 साल तक उम्र रख रखी है, अब 40 साल की एज में एक व्यक्ति सर्विस ज्वाइन कर रहा है तो उसकी सैलरी तो कितनी, उसकी जॉब कितनी होगी, 20 साल की। तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी सर्विस 10 साल से 25 साल के बीच में है, उनके लिए मिनिमम पेंशन जो है वो 10,000 रुपए है। ये मिनिमम है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जिसने 12 साल या 15 साल सर्विस करी उसको 15,000 पेंशन मिलेगी, नहीं,
न्यूनतम 15,000, न्यूनतम 15,000 के मतलब मान लिया 12 साल सर्विस करी, ठीक है, और उसका जो बेसिक प्लस डीए है वो 18,000 रुपए है, ठीक है, और 18,000 रुपए है तो 50% के हिसाब से पेंशन 9,000 बन जानी है, तो 9,000 नहीं, उसको कम से कम 10,000 तो मिलेगी। और अगर बेसिक ज्यादा, जैसे मान लिया बेसिक 15 साल की सर्विस में बेसिक 80,000 हो गया, तो वहां पर पेंशन 40,000 बनेगी या उससे कुछ कम हो सकती है। इसे लेकर अभी सरकार ने कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन यह कहा है कि उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी, यानी न्यूनतम पेंशन तो 10 है, बाकी की पेंशन उसी अनुपात में है, यानी उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो तीन चीजें यहां पर नहीं है, एक तो 18.5%, फैमिली पेंशन 60% और मिनिमम पेंशन 10,000। अब देखिए यूपीएस और एनपीएस में डिफरेंस क्या है। सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने एनपीएस हटाया नहीं है, सरकार ने कर्मचारियों के लिए विकल्प खुला छोड़ दिया कि आप चाहो तो एनपीएस अपना सकते हो, आप चाहो तो यूपीएस अपना सकते हो। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है करे क्या, कि अभी आ जाएगा 1 अप्रैल 2025 और फिर आपसे पूछा जाएगा भाई क्या चुने, यूपीएस चुने या एनपीएस चुने। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझे आप कि आपको क्या चुनना है। देखो सबसे पहले देखो एक सर्वे किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जो कि दैनिक भास्कर में प्रिंट हुआ था, ठीक है, कि एक व्यक्ति है जो 25 साल की एज में ज्वाइन कर रहा है और एक जो है 35 साल की एज में ज्वाइन कर रहा है, और उसका जब रिटायरमेंट हो रहा है और पेंशन मिल रही है, तो एनपीएस और यूपीएस में तुलनात्मक रूप से क्या डिफरेंस है। तो यह बता रहा है कि साहब यूपीएस में एनपीएस से 19% ज्यादा मिलेगा, यानी यहां पे जो पेंशन बन सकती है उससे 19% ज्यादा पेंशन होगी, ठीक है, यानी यहां पर एक स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि तुलनात्मक रूप से यूपीएस बेहतर है। कैसे, क्या पेंशन बनेगी वो देखो। अगर एक व्यक्ति 25 साल का है और 35 साल सर्विस करता है और लास्ट सैलरी उसकी 1,36,000 रुपए है, तो एनपीएस का जो टोटल फंड बनेगा उसका बनेगा 3,59,00,000, और यूपीएस का जो बनेगा वो क्या बनेगा 4,26,00,000। अब आप कहोगे ये डिफरेंस क्यों है। अभी हमने पढ़ा था कि एनपीएस का जो फंड है, एनपीएस में कर्मचारी जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, अपने बेसिक प्लस डीए का 10%, और सरकार कितना कंट्रीब्यूट करती है 14%। और यूपीएस फंड जो है, यूपीएस फंड में कर्मचारी जो है वो अपने बेसिक प्लस डीए का 10%, लेकिन सरकार का जो है, सरकार का कितना है, सरकार का कंट्रीब्यूशन यहां पर आता है 18.5%। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही जो फाइनल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट में यहां पे शो हो रहा है इतना ज्यादा। और इस स्थिति में एनपीएस में जो पेंशन बनेगी पर मंथ वो होगी 1,79,000 यानी 1,80,000 के आसपास, और यूपीएस में 2,13,000, इतना ज्यादा डिफरेंस है। और अगर 35 साल में जॉब कर रहा है और 25 साल की सर्विस हो रही है, तो एनपीएस फंड बन रहा है 1,42,00,000, यूपीएस फंड बन रहा है 1,69,00,000। एनपीएस में पेंशन बनेगी 71, तो यूपीएस में बनेगी 84,000। तो नो डाउट सीधे अर्थों में हम कह सकते हैं कि इनमें दोनों में कंपेयर करेंगे तो यूपीएस बेहतर है। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि एनपीएस में अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में एनपीएस में आप ज्यादा रिटर्न भी ले सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए तो सभी का मानना है कि छोटे टर्म के लिए तो सभी के लिए यूपीएस ही बेहतर है। लॉन्ग टर्म में कुछ एनपीएस बेहतर मान रहे हैं, परंतु मेरा मानना यही है कि आप यूपीएस की ओर जाएं। यूपीएस में तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर सुविधा है, एनपीएस को स्किप किया जाए। अब देखो 8वां वेतन आयोग अगर लग गया, उसके बाद सैलरी क्या बदलेगी, यह भी बहुत से लोगों ने पूछा था या बहुत से लोगों की एक जिज्ञासा रहती है। तो एक जो फिटमेंट रहता है फैक्टर, वो रहता है 1.92, यानी आपकी अभी की जो करंट सैलरी है बेसिक है, उसको आप 1.92 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको 8वें वेतन आयोग का जो बेसिक है वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि L1 की बात करूं तो L1 का जो बेसिक है वो कितना रहता है 18,000 रुपए, अभी 7th पे के हिसाब से है ना। तो 8th पे कमीशन का अगर मुझे निकालना है तो इसको मैं किससे गुणा कर दूं, 1.92 से गुणा कर दूं, जो कि क्या बनता है 34,560 रुपए। यानी ये तो मिनिमम बेसिक होगा, यानी L1 के कर्मचारी का बेसिक सैलरी जो है वो 8th पे कमीशन में कितनी होगी, इतना। और
50% अगर इसकी सैलरी बनाऊं तो मिनिमम जो है वो 17,280 रुपए तो मिनिमम पेंशन है ही है। L1 की सबसे नीचे वाले कर्मचारी की बात कर रहा हूं। L18 तक तो अलग ही चीजें बननी है। L18 तक तो जो है L18 वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी? 4,80,000, जो कि अभी कितनी है? 2.5 लाख है ना। जिनकी L18 हायर मोस्ट जो सेक्रेटरी लेवल पे है उनका बेसिक 2.5 लाख रुपए होता है, तो उनका बेसिक अगर 1.9 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? 4,80,000 रुपए। यानी इनकी पेंशन बनेगी 2,40,000 रुपए के आसपास। ये 8th पे कमीशन के एक अनुमान है। तो मेरे ख्याल से आपको एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के बीच अंतर भी समझ में आ गया होगा। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी है तो आपको यह पता चल गया होगा कि आपको एनपीएस का चुनाव करना है या यूपीएस का चुनाव करना है। हालांकि बहुत से कर्मचारी या बहुत से कर्मचारी संघ अभी भी ओपीएस की मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि हमें ओपीएस चाहिए। एक कर्मचारी, एक केंद्रीय कर्मचारी या फिर एक विद्यार्थी के रूप में आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि यूपीएस को अपनाना चाहिए या फिर अभी भी ओपीएस की मांग करनी चाहिए, या फिर जो पुराने जो लोग हैं वो एनपीएस में जुड़ा रहना चाहते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए एक प्रश्न भी है कि अभी एनपीएस में जो सुधार हुआ था वो सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं थोड़े दिनों में।